बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग प्राकल्पना के अध्याय को पढ़ रहे हैं। आपने प्राकल्पना का अर्थ, अवधारणा और सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता जानी। अब आज हम प्राकल्पना के स्रोत को जानेंगे। स्रोत जहाँ से हम प्राकल्पना को प्राप्त करते हैं। आपने जाना कि एक कामचलाऊ निष्कर्ष या कार्यवाहक प्राकल्पना जो हमारे अनुसंधान का महत्वपूर्ण आधार है, जिसका सत्यापन अभी शेष है और जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त तथ्यों से हम उसका सत्यापन करेंगे, उस प्राकल्पना को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक अनुसंधानकर्ता बहुत सारे स्रोतों से प्राकल्पना को ग्रहण कर सकता है। सबसे पहले आपने एक कथन पढ़ा था कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अवलोकन पर समाप्त। अर्थात किसी भी शोधकर्ता को अपने आँख, कान हमेशा खुले रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसे कोई भी तथ्य कहीं भी प्राप्त हो सकता है। राह चलते, यात्रा करते, किसी सामाजिक समारोह में, किसी व्यक्ति से बातचीत करते या किसी के घर जाकर या कुछ पढ़ने पर या किसी साहित्य या पत्रिका का या समाचार पत्र का अध्ययन करने पर उसे अपने विषय से संबंधित कहीं भी प्राकल्पना या कोई भी विचार उसको या कोई भी तथ्य सूचना उसको प्राप्त हो सकती है। इसलिए उसे अवलोकन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर हम प्राकल्पना के स्रोत हमारे पास दो हैं, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मीन्स व्यक्ति की अपनी सोच, विचारधारा, कल्पना, अंतर्दृष्टि, यानी हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या आ रहा है, उनके आधार पर प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। और दूसरा है बाह्य, जिसमें आप साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दर्शन, किताबें, कहीं से भी बातचीत करके, साक्षात्कार करके कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्री साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में भी कर सकते हैं, जो हमसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया है। गुडे एवं हट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं। जब आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन में इन गुडे एवं हट का आता है तो आप ये 4 चीज़ लिखेंगे: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं या सादृश्यताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। सामान्य संस्कृति, संस्कृति क्या है? जीने का ढंग, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, एक शैली है हमारे पास। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि संस्कृति क्या है? जीवन जीने का ढंग, जिस प्रकार से हम हमारे सोचने, खाने, पीने, रहने, कार्य करने की जो तरीका है और जो समाज द्वारा स्वीकृत है। संस्कृति के 2 हिस्से थे, एक भौतिक और अभौतिक। भौतिक जो देखी जा सकती है, आविष्कार, फर्नीचर, सोफे, कुर्सी आदि। कुर्सी भौतिक संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन उसमें बैठने का तरीका हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है और उनके रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, खान पान, पहनावा एक विशेष प्रकार का होता है। परिवार, विवाह, नातेदारी आदि संस्थाएं, वहाँ के लोगों के कार्य करने का ढंग, आचरण के नियम में एक रूपता पाई जाती है, क्योंकि वो एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भारतीय संस्कृति के 2 बहुत बड़े आधार हैं। भारतीय संस्कृति को समझना है तो परिवार और जाति व्यवस्था को समझे बिना हम भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत भी इन्होंने 3 बातें कही। भारतीय समाज को समझना है तो
जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार और जाति व्यवस्था के बिना हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। इसीलिए हम भारतीय समाज की संस्कृति को समझना है तो हमें इसके अंदर गहरे से जाना पड़ेगा। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ ली हैं: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और परिवर्तन। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी जिस समाज में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वहाँ का एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है। अभी मैंने कहा पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों अपने आप में भिन्न हैं। भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्या है? संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, व्यवस्थाएं, धर्म, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी ओर पश्चिमी समानताओं में व्यक्तिवादी विचारधारा और न्याय, समानता, स्वतंत्रता की है। इसलिए हमारे भारत में पुराने समय को देखना है तो दोनों को मैंने बोला संयुक्त परिवार और जाति प्रथा के बिना नहीं समझा जा सकता, और पुरुष प्रधान व्यवस्था है। इसलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक विशेष प्रकार की प्राक कल्पना को जन्म देती है। फिर है लोक विश्वास। हमारे पुराने समाज से लेकर जब हमारे यहाँ न मुद्रा थी, न भाषा, न बोली, संस्कृति, तब हमारे पास कुछ नहीं थी और हम जो बात करते थे वो कहावतों और मुहावरों और तुकबंदियों में करते थे। पुराने समय के लोग आपने देखा होगा कि हर चीज़ से संबंधित, हर प्रथा से संबंधित उनके पास कहावतें मौजूद हैं और उनकी कोई काट हमारे पास नहीं है। वो पूरे तर्कपूर्ण हैं। कहावतें आज भी झूठी नहीं होती, इसलिए उनके आधार पर अनुसंधानकर्ता प्राक कल्पना को जन्म देता है। और परिवर्तन तीसरा आपने लिया इसमें कि कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ परिवर्तन होता है, चाहे धीमे हो। जैसे जैसे भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार और प्रसार हुआ, यातायात संचार के साधन बढ़े, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ा, तो संयुक्त परिवार में विघटन हुआ और एकल परिवार आए। शिक्षा के प्रसार के साथ भारतीय समाज की स्त्रियों की स्थिति में अंतर आया, मूल्यों में अंतर आया। तो इन तरीके से हम सामान्य संस्कृति से हम प्राक कल्पना का निर्माण करेंगे। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत जो हमसे पूर्व जो लोग शोध करते हैं और उसके बाद जो प्राक कल्पनाएं वो जन्म लेते हैं। जैसे आपने देखा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, ये पहले हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांत आया। लेकिन जब समाज में परिवर्तन आया तो सदरलैंड ने कहा कि जन्मजात नहीं होते, सीखे हुए व्यवहार हैं, अपराधी बनाया जाता है, परिस्थितियों की देन है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्राक कल्पनाओं को जन्म देते हैं। फिर है सादृश्यताएं या समरूपता। किसी चीज़ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। समरूपताएं एक से, पहले आपने पढ़ा है कि जब किसी को चिकित्सा विभाग में पढ़ाया जाता है तो उसे जो अध्ययन होता है, या आज भी आपने देखा कि जब किसी चीज़ का ट्रायल होता है, किसी इंजेक्शन का, किसी दवा का, तो पहले पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर किया जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि मानव पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दोनों में समरूपता है, इसलिए सादृश्यताएं भी। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से की थी। उन्होंने माना कि वे भी एक शरीर रचना है और उनसे भी प्राक कल्पनाओं का जन्म हो सकता है। फिर है व्यक्तिगत अनुभव। अभी मैंने बता दिया, लोम्ब्रोसो वैज्ञानिक थे और उन्होंने देखा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, लेकिन बाद में देखा कि अपराधी बनाए जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न घटनाओं या अवस्थाओं में से न्यूटन का सिद्धांत, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं कि सेब नीचे जब कैसे गिरा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण दिया, डार्विन का दिया। तो ये व्यक्तिगत अनुभव प्राकल्पना को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से ये प्राकल्पना का चरण आपका पूरा हो गया। प्राकल्पना की अवधारणा, प्राकल्पना की विशेषताएं, प्राकल्पना के स्रोत और सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता।
इस कैसे आप लोग अब आपके पास एक चरण कंप्लीट हुआ कि सामाजिक शोध में हम प्राकल्पनाओं को कैसे बनाते हैं। प्राकल्पना के बिना हमारा शोध कैसा रहेगा। प्राकल्पना हमारे लिए एक जो गाइड लैंप का काम कर रही है। हम जितनी सावधानी से सरल तरीके से भाषा और छोटी छोटी प्राकल्पना बनाएंगे उतना ही हमें सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन में सहायता मिलेगी।